कहाँ गए? तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो बल्ली भैया? कुछ देर पहले की बात है, गांव के सभी बालक खेल रहे थे। गांव में खुशी का माहौल था, मगर अचानक से एक एक करके सभी बालक गायब होने लगे। गांव में हाहाकार मच गया भाई। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रहस्य क्या है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है कन्हैया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कन्हैया दौड़ते हुए अपने गांव पहुंच गया। उसने देखा कि गांव की सभी औरतें और पुरुष रो रहे थे। कन्हैया ने देखा कि उसकी पत्नी राधा एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। कन्हैया दौड़ते हुए राधा के पास जाकर बोला, क्या हुआ राधा? हमारा मुन्ना अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पता नहीं, मैं दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी, तभी अचानक से मुन्ना मुझसे बात करते करते गायब हो गया और गांव में सबकी रोने की आवाजें आने लगी। बाद में मुझे पता चला कि हमारे गांव के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। तुम चिंता मत करो राधा, हमारा मुन्ना और गांव के बाकी बच्चे मिल जाएंगे। कन्हैया दौड़ता हुआ गांव के मुखिया के पास पहुंचकर बोला, मुखिया जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया। अचानक से हाहाकार मच गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी विचित्र घटना है। अचानक से गांव के बच्चे सबकी आंखों के सामने गायब कैसे हो गए? आखिर वो गए कहाँ? मुझे लगता है कि हमें इस बात की खबर अपने चंदनगढ़ राज्य के राजा को देनी चाहिए। हमें राजा विक्रम से मदद मांगनी होगी। तुम सही कहते हो कन्हैया। तुम अभी इसी समय राजा से मिलने के लिए चंदनगढ़ राज्य रवाना हो जाओ। मुखिया की बात सुनकर कन्हैया तुरंत घोड़े पर बैठ गया और सीधा चंदनगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। कन्हैया राजमहल के अंदर पहुंच गया और राजा विक्रम को अपना नाम और सारी घटना बताते हुए बोला, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है महाराज। कन्हैया की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तो बड़ा ही विचित्र मामला है। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी एक दासी राज दरबार में दौड़ती हुई आकर राजा विक्रम से बोली, महाराज गजब हो गया। आपके 2 वर्षीय पुत्र को महारानी अपनी गोद में खिला रही थी, अचानक वो महारानी की गोद से गायब हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ महाराज, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है महाराज। मेरा दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। कन्हैया राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मुझे लगता था महाराज कि मेरे गांव में ही ये विचित्र घटना हुई है, लेकिन आपके पुत्र के गायब होने की घटना बता रही है कि इस विचित्र घटना की चपेट में कहीं सारा राज्य न आ जाए। कन्हैया की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अब हमारी मदद सिर्फ हमारे महल के राजगुरु कर सकते हैं। तो महाराज राजगुरु को जल्दी से बुलाएं। इसी बात की तो समस्या है कन्हैया। हमारे राजमहल के राजगुरु सब कुछ त्याग कर वर्षों पहले घने जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। महाराज आप मुझे सिर्फ आदेश दीजिए, वो जंगल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं वहां जरूर जाऊंगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे कन्हैया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने उस जंगल में किसी को भेजने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस जंगल में कोई भी गया तो आज तक वापस नहीं लौटा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। ठीक है, तुम दिखने में बहादुर और बलशाली भी हो। मुझे विश्वास है कि तुम राजगुरु के पास जरूर पहुंचोगे। कन्हैया उसी समय अपना घोड़ा लेकर सीधे अपने राज्य के घने जंगलों की ओर निकल गया। कुछ घंटे के बाद कन्हैया ने जैसे ही घने जंगल की सीमा में प्रवेश किया, अचानक उसका घोड़ा रुक गया। कन्हैया ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा हीरे से जगमगाता हुआ तालाब था। कन्हैया अपने घोड़े से उतरकर आश्चर्य से उस हीरे के तालाब को देखते हुए बोला, बीच रास्ते में ये तालाब कैसा? अगर मैं आगे का सफर तय करूंगा तो मुझे इस तालाब को पार करना होगा और अपने घोड़े को यहीं पर छोड़ना होगा। तभी कन्हैया ने देखा कि उस तालाब के अंदर कीमती हीरे जगमगाते हुए तैर रहे थे। ये तो बड़ा ही विचित्र तालाब है, लेकिन जो भी हो मुझे किसी भी हाल में इस तालाब को पार करके राजगुरु तक पहुंचना होगा। इतना बोलकर कन्हैया तालाब में उतरने ही वाला था कि तभी तालाब के अंदर से एक मगरमच्छ बाहर निकलकर कन्हैया को घूरने लगा। कन्हैया अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि तभी वह मगरमच्छ इंसानी आवाज में बोला,
ऐसा करने की सोचना भी नहीं। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मगरमच्छ के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर कन्हैया बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं एक मायावी मगरमच्छ हूँ। मुझे यहाँ से आगे का सफर तय करना है और इसके लिए मुझे ये तालाब पार करना ही होगा। किसी भी कीमत पर नहीं, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। कन्हैया दृढ़ विश्वास से मगरमच्छ की ओर देखकर बोला, लेकिन मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम चाहो तो इस हीरे के तालाब से जितने भी हीरे चाहे निकाल कर ले जा सकते हो और अपना जीवन एक राजा की तरह व्यतीत कर सकते हो। मुझे इन हीरो का कोई लालच नहीं है, मुझे बस अपने राज्य के वासियों की मदद करनी है। कन्हैया ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब वहाँ से गायब हो गया और वह मगरमच्छ एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित होकर बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये तुम्हारा एक इम्तिहान था और तुम उसमें पास हो गए। अगर तुम लालच में आकर हीरे के तालाब से एक भी हीरा उठा लेते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। अब तुम आगे जा सकते हो। बहुत कम व्यक्ति इसके आगे जा पाते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। कन्हैया अपने घोड़े पर बैठकर आगे की ओर बढ़ गया। लगभग 10 दिन का मुश्किल सफर तय करने के बाद कन्हैया एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां पर साधु आंखें बंद किया हुआ बैठा हुआ था, जिसके चेहरे का तेज देखकर कन्हैया अपने आप से बोला, लगता है यही चंदनगढ़ राज्य के राजगुरु हैं। कन्हैया उसके पास पहुंचा ही था कि तभी वो साधु आंखें खोलते हुए कन्हैया की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम? मेरा नाम कन्हैया है। क्या आप ही चंदनगढ़ के राजगुरु हैं? कन्हैया की बात सुनकर वो साधु बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, हाँ, मैं ही चंदनगढ़ का राजगुरु हूँ। कन्हैया राजगुरु को बहुत सारी घटना बताते हुए बोला। आखिर ये सब क्या रहस्य है? कन्हैया की बात सुनकर राजगुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजगुरु अपनी आंखें खोलकर कन्हैया की ओर देखकर गंभीर अवस्था में बोले, तुम्हें अभी इसी समय नीले वृक्ष की खोज में निकलना होगा। नीला वृक्ष? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें इससे आगे का सफर जारी रखना होगा। इन्हीं घने जंगलों के आगे एक ऐसा जंगल भी है जहाँ पर इंसान नहीं रहते। उस जंगल की सीमा पर एक नीले रंग का घना वृक्ष है। तुम उस नीले वृक्ष के पास पहुंचोगे तो वो जादुई नीला वृक्ष तुमसे तुम्हारा परिचय पूछेगा। तुम उसे अपना परिचय बता देना। चंदनगढ़ के राज्य में जो भी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं का जो भी जिम्मेदार है, वो नीला वृक्ष तुम्हें उसके पास पहुंचा देगा। यही उस नीले वृक्ष की खासियत है कि वो सही वस्तु को सही जगह पहुंचा देता है। इतना बोलकर राजगुरु ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर कन्हैया के हाथ में पकड़ा दी। राजगुरु, आप मुझे ये मिट्टी क्यों दे रहे हैं? ये मिट्टी तुम्हारे काम आएगी कन्हैया, और ये मिट्टी तुम्हें समय आने पर स्वयं बताएगी कि तुम्हें इसका उपयोग कहाँ करना है। इस मिट्टी को अपने पास बहुत ही संभाल कर रखना। अब समय व्यर्थ मत करो, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजगुरु की बात सुनकर कन्हैया फिर से घोड़े पर बैठकर अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। कई दिन घोड़ा दौड़ाने के बाद कन्हैया को दूर से एक घना नीला वृक्ष नजर आया, जो अजीब से अंदाज में चमक रहा था। कन्हैया उस घने वृक्ष को देखकर अपने आप से बोला, मुझे लगता है ये वही नीला वृक्ष है जिसके बारे में मुझे राजगुरु ने बताया था। इतना बोलकर कन्हैया घोड़े से उतर गया और सीधा वृक्ष के पास पहुंच गया। अचानक उस वृक्ष के अंदर से एक इंसानी आवाज कन्हैया के कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम कन्हैया है। तुम क्या चाहते हो? कन्हैया अपने गांव, अपने राज्य में हो रही विचित्र घटनाओं के बारे में उस पेड़ से वार्तालाप करने लगा। कन्हैया की बात सुनकर वो जादुई नीला वृक्ष बोला, तुम्हारे राज्य में जो हो रहा है वो किसी का षड्यंत्र है, और जिसने उस षड्यंत्र को रचा है मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूँ। आखिर वो कौन है जिसने इस तरह का षड्यंत्र रचा है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचा दूंगा जिसने ये षड्यंत्र रचा है। दुश्मन से लड़ने से पहले उसके बारे में जानना भी आवश्यक होता है। तुम वाकई बलशाली होने के साथ साथ बहुत चतुर भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो।
इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसी ना जाने कितनी दुनिया और मौजूद है। उन्हीं दुनिया में एक काली शक्तियों के मालिक की नजर इस पृथ्वी पर है, मगर उस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए इस पृथ्वी के बच्चों की शैतान को बलि चढ़ानी होगी। उसने इसी मकसद के लिए अपनी काली शक्तियों के उपयोग से चंदनगढ़ के सभी बच्चों को अगवा कर लिया है और आज उसकी दुनिया में अमावस की रात है। आज रात को उन बच्चों की बलि देकर शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद वो इस पृथ्वी पर आने में सक्षम हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, वो अपनी दुनिया का शक्तिशाली तांत्रिक है। उसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन मैं फिर भी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। कन्हैया ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उस नीले वृक्ष पर एक गोलाकार का द्वार बन गया। कन्हैया तुरंत उस द्वार के अंदर चला गया। जैसे ही वो उस द्वार के अंदर गया, अचानक उसने अपने आप को एक खंडहर के अंदर मौजूद पाया, जहाँ पर एक तांत्रिक आंखें बंद किया हुआ बैठा था और चंदनगढ़ राज्य के सभी बालक बेहोशी की अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। अचानक तांत्रिक आंखें खोलकर कन्हैया की ओर देखकर बोला, तुम तो इस दुनिया के नहीं हो, तुम यहाँ पर कैसे आए? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मूर्ख मानव शायद तो नहीं जानता कि मैं अपनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान तांत्रिक हूँ। काली शक्तियों का मालिक हूँ मैं। काली शक्तियों से सिद्धि प्राप्त करके मुझे अपनी दुनिया में शासन करने की भूख सवार हुई और मैंने अपनी दुनिया में सभी राजाओं को मारकर अपनी दुनिया पर अधिकार जमा लिया। लेकिन मेरी भूख फिर भी खत्म नहीं हुई। अब मैं दूसरी दुनिया पर भी शासन करना चाहता हूँ। जब मेरी नजर पृथ्वी पर पड़ी तो पृथ्वी को देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। मैंने कई ग्रह देखे, लेकिन पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह मैंने कहीं नहीं देखा। जब मैंने अपनी इच्छा शैतान को बताई तो उसने मुझसे कहा कि तुझे पृथ्वी के ही बच्चों की मुझे बलि चढ़ानी होगी। इसलिए मैंने तेरे राज्य के सभी बच्चों का अपनी काली शक्ति और जादू के लिए अपहरण कर लिया और आज रात मैं उनकी बलि चढ़ाकर तेरी पृथ्वी में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर पृथ्वी पर भी कब्जा कर लूंगा। और ये तब ही संभव हो पाएगा जब तू जीवित रहेगा। कन्हैया की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से क्रोधित हो गया। तू मुझे जानता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर कन्हैया ने अपनी तलवार निकाल ली। तभी कन्हैया की जेब से एक इंसानी आवाज आई, जिसमें उसने राजगुरु द्वारा दी गई मिट्टी रखी थी। तुम इसका मुकाबला तलवार से नहीं कर सकते कन्हैया। इस मिट्टी को इसकी आंखों के ऊपर फेंक दो। मिट्टी आंखों के ऊपर गिरते ही इसकी जादुई शक्तियाँ कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएंगी और ये बेहोश हो जाएगा। इसके बेहोश होने के बाद तुम इसे तुरंत अपने संसार में ले जाना। तुम्हारे संसार में इसकी जादुई शक्तियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और ये सिर्फ एक आम तांत्रिक बनकर रह जाएगा। कन्हैया ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से मिट्टी निकालकर तांत्रिक की आंखों में फेंक दी। तांत्रिक को कन्हैया से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तांत्रिक तुरंत बेहोश हो गया। अगले ही पल कन्हैया की जेब में रखी हुई मिट्टी से आवाज आई, अब मिट्टी को अपने ऊपर और इन बालकों पर फेंक दो। कन्हैया ने तुरंत मिट्टी बालकों के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल कन्हैया ने बालकों और तांत्रिक सहित ने स्वयं को चंदनगढ़ महल के अंदर राजा विक्रम के पास पाया। कन्हैया और बालकों को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक गया। तभी उसकी नजर बेहोश तांत्रिक पर पड़ी। राजा विक्रम कन्हैया से बोला, ये कौन है? कन्हैया सारी घटना बताते हुए राजा से बोला, महाराज, इसने अपनी काली शक्तियों के द्वारा चंदनगढ़ राज्य के हर बालक को अगवा किया था। यह हमारी दुनिया का नहीं है महाराज। अगर मैं समय रहते इसके पास नहीं पहुंचता तो ये आज रात सभी बालकों की बलि देकर हमारी पृथ्वी पर कब्जा कर लेता। राजा विक्रम ने तांत्रिक को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। चंदनगढ़ राज्य के सभी बालक वापस आ चुके थे।